अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दस्तक में खुशामदीद। मैं हूँ अम्मार यासिर। वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान ने गुज़श्ता रोज़ बैनुल-अक़वामी ज़राए अबलाग़ को इंटरव्यूज़ दिए, जिन इंटरव्यूज़ में उन्होंने खुलकर गुफ्तगू की पाकिस्तान के अंदरूनी हालात से मुताल्लिक, पाकिस्तान की मईशत से मुताल्लिक और पाकिस्तान और भारत से ताल्लुकात के हवाले से भी गुफ्तगू उन्होंने की है। अपनी गुफ्तगू में इमरान ख़ान साहब ने जो BBC को इंटरव्यू दिया उसमें उन्होंने स्पेशली भारत के हवाले से गुफ्तगू की है कि भारत में जो इंतखाबात होने जा रहे हैं, कश्मीर के मसले के हवाले से उन्होंने बात की कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो कश्मीर का मसला है उसके हवाले से बात की। इसके अलावा जो डोमेस्टिक इशूज़ हैं कुछ उन हवालों से भी उन्होंने गुफ्तगू की। हमारे साथ मौजूद हैं साबिक वज़ीर ख़ारजा सरदार आसिफ अहमद अली साहब, उनसे बात कर लेते हैं, उनसे जान लेते हैं कि वो इन इंटरव्यूज़ को किस तरह देख रहे हैं। सरदार साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सरदार साहब ये फरमाइएगा कि वज़ीर आज़म ने अपने इंटरव्यू में ये बात कही कि मुसल्लह जत्थों की पाकिस्तान में कोई गुंजाइश नहीं है, इससे कोई भी इख्तलाफ नहीं करेगा इस बात से, मगर जब वज़ीर आज़म साहब अपोजिशन में हुआ करते थे तो उन्होंने उस ज़माने में एक तजवीज़ दी थी तालिबान का दफ्तर कायम करने की और उनसे बातचीत करने की बात की थी। अब ये सोच में तब्दीली हुकूमत में आने के बाद आई है या उन्होंने रियलाइज़ किया है कि ग्राउंड रियलिटीज़ डिफरेंट हैं? देखिए, सोच तो ये तब्दीली तो कहीं और आई है और उस तब्दीली ये आज से नहीं, कोई 2-3 साल से तब्दीली आ रही है और वो यही है तब्दीली के अब हमने नेशनल एक्शन जो प्रोग्राम है वो चलाना है, उसको इफेक्टिव बनाना है और पाकिस्तान की सरजमीन को इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं देनी कि वो किसी और मुल्क में दहशतगर्दी करे या अंदर पाकिस्तान में करे। ये सोच तो चल रही है और इस सोच के ऊपर ही पार्लियामेंट ने वोट भी दिए हुए और तहरीक इंसाफ ने भी वोट दिए हुए, इमरान खान साहब ने भी ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में इसी सोच की तायद की हुई है। तो वो मैं समझता हूँ ये बयान उनका सिर्फ उसी सिलसिले की एक कड़ी है और उसी सिलसिले को वो बार बार दोहरा रहे हैं और वो बड़ा जरूरी है दोहराया जाए ताकि अब वो जो बयानिया है पाकिस्तान का वो ठीक हो और हमारी पॉलिसी जो ठीक होती नजर आ रही है उसके समरात पाकिस्तान के अवाम तक पहुंचे। अच्छा सरदार साहब, उन्होंने इंटरव्यू में मुसल्लह जत्थों को गैर मुसल्लह करने के हवाले से ये भी कहा कि ये पहली बार संजीदा कोशिश हो रही है। उन्होंने क्या कहा, मैं पहले आपको वो सुनवा देता हूँ, फिर उस पर मजीद बात करते हैं। जरा चलवाइएगा क्या कहा था जो शॉर्ट है। The Indian government would say you're still simply not doing enough about terrorism. We're already dismantling the organizations as we speak. Including Jaish. Including Jaish. We have taken over their SARS, their the organizations they ran. This is the first serious effort that is being taken to disarm the militant groups. And you have the will to see it through, do you? We have the will, John, because it is for the future of Pakistan. Outside pressure or not, it is in our interest that we do not have any militant groups here. सरदार साहब, वज़ीर आज़म की इस गुफ्तगू से क्या हम ये समझें कि इससे पहले जो कोशिशें की जाती रहीं या जो इससे पहले जो कार्रवाइयाँ हुई वो कोई संजीदा कोशिश नहीं थी, अब ये पहली बार हो रहा है? जी, मैं ये तो इसमें शायद इस हद तक ना कह सकूं, मगर ये मैं जरूर कहूँगा कि नेशनल एक्शन प्लान के बारे में जो कि सब ऑल पार्टीज उस पर दस्तखत किए हुए और पार्लियामेंट ने उसको अप्रूव किया है, उस पर एक ये तासर ये था कि उसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रही, उसकी जो स्पिरिट है उसके मुताबिक उस पर अमल दरामद नहीं की जा रही। तो और इमरान खान साहब ने भी उस पर बहुत दफा ऐसे ही तासुरात का इजहार किया है। तो अब वो हुकूमत में है तो ज़रा शिद्दत से महसूस कर रहे हैं कि नेशनल एक्शन प्लान पे हमने उस पे इम्प्लीमेंटेशन करनी है और उसके बगैर हमारा गुजारा नहीं है पाकिस्तान का। तो ये एक तब्दीली जरूर महसूस हुई होगी।
अच्छा सरदार साहब, ये सवाल जो मैंने आपसे किया कि ये क्या पहली बार ऐसा हो रहा है, ये इससे पहले होने वाली कोशिशें गैर संजीदा थी, उसकी वजह ये है कि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में एक वक्त ऐसा आया था 2005-2006 में, जब अमेरिका की तरफ से पाकिस्तान पर यह इल्ज़ाम लगाया गया था कि पाकिस्तान डबल गेम खेल रहा है। तो फिर अगर इस बात को उससे जोड़ के देखा जाए तो क्या फिर ये बात दुरुस्त थी? जी देखिए, अमेरिका तो खुद इल्जामात तो हर वक्त लगाते रहते हैं, बल्कि मैं तो अमेरिका पे इल्जाम लगाता रहा हूँ कि आप ट्रिपल गेम खेल रहे हैं। एक गेम नहीं, आपकी तो 3-3 गेमें चल रही होती थी। पाकिस्तान का तो मामला था सर्वाइवल का, तो पाकिस्तान ने अपने सर्वाइवल के लिए जो मुनासिब समझा किया। अमेरिका का मामला अफगानिस्तान में सर्वाइवल का नहीं था। अमेरिका का मामला यहाँ अपनी पावर को एक्सटेंड करने का था, प्रोजेक्ट करने का था, अमेरिकन पावर को अमेरिका के बॉर्डर से बाहर प्रोजेक्ट करने का था। तो उन्होंने प्रोजेक्ट किया, हमें इस्तेमाल किया, हिंदुस्तान को भी इस्तेमाल किया, और जिस चीज को कर सके वो कर दे। तो हमें खान साहब को उस पर बहुत इतराज है उस जमाने में, तो याद है वो बड़े सख्त अमेरिका के खिलाफ पोजीशन लिया करते थे जी। और वो बिल्कुल दुरुस्त पोजीशन थी। आज अमेरिका मान रहा है, आज अमेरिका पाकिस्तान की तरफ के पास आ रहा है, हमारी मदद कीजिए। अब कतर में जो डेवलपमेंट्स हैं, पाकिस्तान की बहुत बड़ी इसमें कंट्रीब्यूशन है। तो अब तो डोनाल्ड ट्रंप साहब पाकिस्तान पे ना गरजते हैं ना बरसते हैं, तो अच्छी अच्छी बातें करते हैं पाकिस्तान के बारे में। तो उनको फायदा नजर आ रहा है कि पाकिस्तान के करीब आने से अमेरिकन पॉलिसी को इस वक्त कितना फायदा है। तो पाकिस्तान मैं समझता हूँ हर उस जमाने में भी दुरुस्त था, आज भी दुरुस्त है। जो हम पोजीशन ले रहे हैं बिल्कुल ठीक पोजीशन ले रहे हैं। अच्छा सरदार साहब, ये फरमाइएगा कि ये इंटरनेशनल मीडिया से जब वज़ीर आज़म गुफ्तगू करते हैं तो क्या इससे पहले वजारत ख़ारजा उनको कुछ ब्रीफ करती है, कुछ बताती है पॉलिसीज़ के हवाले से, या नहीं बताया जाता कुछ? नहीं, वो टॉकिंग पॉइंट्स वगैरह आ जाते हैं, और वो तो सिर्फ बुलेट पॉइंट्स होते हैं मोटे मोटे इशूज में। यानी हर इशू में 2-2 4 पॉइंट्स होते हैं। बाकी तो जो लीडर होते हैं, प्राइम मिनिस्टर, मेरे जमाने में शहीद मोहतरमा बेगम थी, तो उनका इल्म इतना होता है, उनको पता होता है कि हमने जवाब क्या देना है। तो सिर्फ उनकी मेमोरी को जॉग अप के लिए थोड़ा बहुत जो टॉकिंग पॉइंट्स दिए जाते हैं। अच्छा सर, अब FATF का मामला है। इस इंटरव्यू में भी वज़ीर आज़म साहब ने फरमाया कि पाकिस्तान ब्लैक लिस्ट होने का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। तो अब जो मामलात मुआशी हैं, IMF की तरफ से भी आज ये बात आई है कि अगर पाकिस्तान इस प्रोग्राम में नहीं जाता तो सूरत हाल मईशत की मज़ीद ख़राब होगी। अब ये बात भी बहुत क्लियर है कि अमेरिका के इन दोनों इदारों पर अपने असर रसूख मौजूद है। तो क्या अमेरिका अपने मुतालबात या अपनी शराइत इन इदारों के ज़रिए पाकिस्तान को दे के पाकिस्तान के लिए मुश्किलात क्रिएट कर सकता है? एक मुश्किल शराइत पाकिस्तान के लिए रखी जा सकती हैं? जी देखिए, शराइत तो हमें कुछ ज़्यादा उसमें उम्मीद नहीं रखी गई कि अच्छी है हमारे लिए आएंगी। शराइत तो सख्ती आएंगी, मगर मैं नहीं समझता कि इस हद तक सख्त होंगी कि IMF की ट्रीटी ना हो सके। क्योंकि अगर हमसे यही कुछ ही होना है तो फिर हमें भी अपनी पॉलिसी के ऊपर जो अफगानिस्तान के सिलसिले में है उस पर नजरसानी करनी पड़ेगी। हमें पाकिस्तान को देखना पड़ेगा कि क्या हमें उसमें नुकसान है या फायदा है। तो ये लिंकेजेस पॉलिसी में बनती है और ये भी बनेगी, लिंक इसमें भी लिंकेज बनेगी और फिर आखिर ये मामला हल होगा। और इतना हमारे लिए इतना भयानक नहीं होगा जितना हम शायद सोच रहे हैं।
अच्छा सरदार साहब, बस आखिर में ये फरमा दीजिएगा कि भारत के हवाले से वजीर आजम का कहना ये है कि नरेंद्र मोदी अगर वहाँ जीत जाते हैं तो उस सूरत में पाकिस्तान को मसले कश्मीर के हवाले से उनका कहना था कि वो हल करना ज़्यादा आसान होगा, क्योंकि दाएं बाजू की इंतहा पसंद जमात है और वहाँ पे लोगों को सेटिस्फाई करना उनके लिए ज़्यादा आसान है बनिस्बत कांग्रेस के। तो क्या ये दुरुस्त बात है ये जो वजीर आजम ने फरमाई है? जी देखिए, हमारा जो माजी का हमारा जो एक्सपीरियंस है, ये तजर्बा है हिंदुस्तान के साथ, वो तो यही रहा है कि एक राइट विंग हुकूमत तो ज्यादा पुरअतमाद महसूस करती है पाकिस्तान के साथ कोई मुआहदा करने में। आपको याद होगा जब मुशर्रफ हुआ करते थे तो हमें भी उन्होंने, मैं तो फॉरेन मिनिस्टर नहीं था तो उन्होंने कंसल्टेशन सबसे की थी, जितने एक्स फॉरेन मिनिस्टर थे हमें बुलाया, सारा दिन हमने उनके साथ लगाया। और आपको याद होगा कि वो मुआहदा प्राइम मिनिस्टर वाजपेयी के साथ बिल्कुल एंड तैयार हो गया था। और मेरी उस वक्त भी मीडिया में मैंने कहा था कि वाजपेयी एक अमन पसंद शख्स है, इज अ मैन ऑफ पीस, और उसकी लेगेसी वो ये होगी, वो ये लेगेसी छोड़ के जाना चाहता है कि उसने साउथ एशिया में अमन दिया है। अब उसकी किस्मत खराब थी कि उस वक्त की जो एस्टैब्लिशमेंट थी, इंडियन एस्टैब्लिशमेंट, उन्होंने फील्ड में आके वो पीछे हट गए, विड्रॉ कर गए। वरना कश्मीर का हमने सोल्यूशन इस वक्त निकल आया था जिसमें 99% इत्तेफाक पे राय हो चुका था। हिंदुस्तान और पाकिस्तान तैयार थे उसमें दहशत करने के लिए। तो मेरा ख्याल है कि प्राइम मिनिस्टर साहब इमरान खान साहब के चेन में यही बैकग्राउंड होगी और इसी बैकग्राउंड के मद्देनजर रखते हुए उन्होंने ये बयान दिया होगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सरदार आसिफ अहमद अली, साबिक वज़ीर ख़ारजा, हमारे साथ मौजूद थे। तफसीलन इमरान खान साहब का जो इंटरव्यू हुए हैं बैनुल-अक़वामी के लिए, उस हवाले से गुफ्तगू हम कर रहे थे। हमारे साथ मौजूद हैं मारिया सुल्तान साहिबा, दिफाई तज्ज़ियाकार हैं, उनसे बात कर लेते हैं। मारिया सुल्तान साहिबा, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। मैम ये फरमाइएगा कि अभी आप गुफ्तगू सुन रही थी, सरदार आसिफ अहमद अली साहब फरमा रहे थे वाजपेयी साहब की लेगेसी के हवाले से। अब वाजपेयी साहब की लेगेसी और नरेंद्र मोदी के बयानिए में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। वाजपेयी साहब का बिल्कुल एक डिफरेंट सोच थी, मोदी साहब की बिल्कुल डिफरेंट सोच है। तो क्या इन दोनों सोचों में आप यकसानियत देखती हैं? और इसको मद्देनज़र रखते हुए जो कश्मीर के हवाले से वज़ीर आज़म ने बयान दिया है, मसला कश्मीर के हल के हवाले से, आप क्या कहेंगे उसमें? मेरे ख्याल से मैं आपकी बात से इत्तेफाक करूंगी। वाजपेयी में और नरेंद्र मोदी में बहुत ज्यादा फर्क है। पहली बात है, हमें ये बात नहीं भूलनी चाहिए कि अभी नरेंद्र मोदी साहब ने न सिर्फ कश्मीर के अंदर जो है बरबरीत की एक नई दास्तान लिखी है, लेकिन इसके साथ साथ जो पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात हैं उसके अंदर भी आपको कोई लचक नजर नहीं आती। अभी ये जो 5वीं जंग जो मोदी ने पाकिस्तान के ऊपर आयद करने की कोशिश की, जिसके जवाब में आपने 2 हिंदुस्तानी जहाज गिराए, उसके अंदर से जो चीज वाज़ेह तौर पर उभर रही है और ये भी कि अभी तक कशीदगी बरकरार है कि नरेंद्र मोदी साहब अगर वापस आते हैं तो यकीनी तौर पे पाकिस्तान के लिए उस लिहाज से एक बेहतर शख्सियत नहीं होंगे, क्योंकि उनकी पूरी कोशिश है और उनके तमाम अज़ाइम हैं कि पाकिस्तान को किसी तरह जो है एक इस जगह पे लाया जाए कि जहां पाकिस्तान सियासी, माशी और अस्करी तौर के ऊपर हिंदुस्तान की जो बर्तरी है उसको मान ले। और इस लिहाज से मेरे नहीं ख्याल से कि नरेंद्र मोदी पाकिस्तान के लिए बेहतर है, क्योंकि वो कोई भी जवाना कार्रवाई कर सकते हैं और वो अगर अपने लोगों के खिलाफ जो है एक बड़ी जंग का खतरा मोल सकते हैं तो पाकिस्तान के लिए या कश्मीरियों के ऊपर जो जुल्म ढाया जा रहा है उसके अंदर कोई कमी नहीं आएगी, बल्कि उसके मुखालिफ आपको कश्मीर के अंदर जुल्म की एक नई दास्तान देखने में नजर आएगी, जो हो सकता है इजरायली पोजीशन के ज्यादा करीब हो। अच्छा मारिया सुल्तान साहब, ये फरमाइएगा कि वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी साहब ने चंद रोज़ कबल 2 रोज़ कबल ये बयान दिया कि भारत की तरफ से कोई एडवेंचर हो सकता है 16 से 20 अप्रैल के दरमियान में। अब वज़ीर आज़म साहब ये फरमाते हैं कि नरेंद्र मोदी अगर कामयाब हो जाते हैं तो मसला कश्मीर हल हो सकता है। हम किसकी बात का यकीन करें, क्योंकि जो शाह महमूद कुरैशी साहब फरमा रहे हैं वो भी डायरेक्टली इल्ज़ाम नरेंद्र मोदी की हुकूमत पे ही लगता है, तो हम कौन सी बात को ज़्यादा वजन दें? ये हमने तो ज़मीनी हक़ाइक़ को देखना, और ज़मीनी हक़ाइक़ ये हैं कि इस वक्त हिंदुस्तान की तरफ से पाकिस्तान के खिलाफ जाराना
जो कार्रवाई है उसमें कोई कमी नजर नहीं आई। दूसरी बात यह कि जब तक नरेंद्र मोदी साहब मौजूद हैं और उसके साथ उनकी जो एस्टैब्लिशमेंट और जो बैनुल-अक़वामी एस्टैब्लिशमेंट का इत्तेफाक है उसके अंदर जो पाकिस्तान के ऊपर ये मुख्तलिफ किस्म की जारियाना कार्रवाई मुसल्लत करने की कोशिश की जा रही है उसमें आपको कोई कमी नजर नहीं आती है। इसलिए ये तवक्को जरूर रख सकते हैं कि आप चाहेंगे कि ताल्लुकात बेहतर हों, लेकिन ताल्लुकात बेहतर होने का मतलब हरगिज ये नहीं है कि ये एक दिन या एक हुकूमत का फैसला होगा। इसमें आपको बहुत सारी चीजें चाहिए और अगर नरेंद्र मोदी साहब के पास अभी इतना दिल नहीं है कि वहाँ की जो अक़लियतें हैं हिंदुस्तान के अंदर वो उनको कुछ दे सकें, आपके क्या ख्याल से वो कश्मीर पाकिस्तान को देंगे? तो मेरे ख्याल से ये हमारी ख्वाहिश जरूर हो सकती है कि हिंदुस्तान से ताल्लुकात बेहतर हो नरेंद्र मोदी के जमाने में, लेकिन मेरे नहीं ख्याल से कि ये मुमकिन होगा। अच्छा, एक ऐसे मौके पर जब कल पहला मरहला भारत में आम इंतखाबात का पहला मरहला होगा, लोग वोट डालेंगे, जम्मू एंड कश्मीर में भी कल वोटिंग होगी, इस हवाले से इस तरह का बयान नरेंद्र मोदी को सियासी तौर पर वहाँ फ़ायदा पहुँचाएगा या उनको सियासी तौर पर नुकसान होगा? इसका सियासी तौर के ऊपर फायदा भी पहुंच सकता है, क्योंकि हमें ये बात नहीं भूलनी चाहिए कि हिंदुस्तान के अंदर पाकिस्तान जो है उनके इलेक्शन प्रोसेस में एक बहुत बड़ा हिस्सा है, जिसमें पाकिस्तान मुखालिफ बयानात की वजह से मुख्तलिफ सियासी पार्टियों ने मुख्तलिफ औकात में जो है फायदा उठाने की कोशिश की और यही वजह है कि नरेंद्र मोदी साहब ने भी कुछ हद तक ये फायदा उठाने की कोशिश की। अब अगर तो वो ये फायदा उठाने में कामयाब हो जाते हैं तो फिर शायद जंग के खतरात में कमी आए, लेकिन अगर वो इसमें नाकाम होते हैं तो हो सकता है कि अपने इस फायदे को एक हकीकत में तब्दील करने के लिए हिंदुस्तान के आइन के आर्टिकल 83(2) के मुताबिक वो इमरजेंसी भी नाफिज कर सकते हैं अगर किसी किस्म की जंगी सूरत हाल का सामना करना पड़ता है उनको पाकिस्तान के साथ। उसमें आपको हिंदुस्तान की तरफ से जहराना कार्रवाई देखी जा सकती है। इसलिए ये तासुब तक शायद 16 से 20 तक हिंदुस्तान इस किस्म की कोई हरकत करे, अगर लेकिन इस बात पे मुनहसर है कि मोदी हुकूमत या मोदी जो बीजेपी पार्टी है इसको किस किस्म का रिस्पांस मिलता है हिंदुस्तान में। तो ये आपको फर्स्ट राउंड के बाद ही वाजे होगा कि कितनी सीटें इनके पास जाती हैं, कितनी सीटें इलाकाई पार्टीज के पास और कितनी सीटें ऑपोजिशन के पास। लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि इस वक्त दोनों जो नेशनल पार्टीज हैं हिंदुस्तान के अंदर उनके पास वो लैंडस्लाइड विक्ट्री मौजूद नहीं जो 10 सालों या 5 सालों पहले मुख्तलिफ पार्टीज के पास मौजूद थी। अच्छा, बस आखिर में एक सवाल मैं करना चाहूँगा आपसे। इसी इंटरव्यू में आसिया बीबी के हवाले से भी वज़ीर आज़म ने गुफ्तगू की और उन्होंने फरमाया कि वो महफूज और चंद हफ्तों में मुल्क से बाहर चली जाएंगी। एक वज़ीर आज़म की तरफ से इस तरह का बयान क्या पाकिस्तान के जो दुश्मन हैं वो इसको प्रोपेगेंडे के तौर पे यूज़ नहीं करेंगे कि पाकिस्तान एक गैर महफूज मुल्क है? देखिए, बात ये नहीं है कि आसिया बीवियाँ मुल्क के अंदर रहती हैं, मुल्क के बाहर जाती हैं। बात यह है कि आपने ये फैसला किस बुनियाद पर किया। अगर तो आपने असूल की बुनियाद के ऊपर और अदल की बुनियाद के ऊपर किया फिर तो आपके मौक़िफ़ के अंदर मसला नहीं, लेकिन अगर आप जो है बतौर रियासत ये कहते हैं कि आप इसको महफूज नहीं रख सकते हैं और जिसकी वजह से उनको यहाँ से जाना पड़ता है तो जाहिर है फिर ये बयानिया जो है मुश्किल का बायस बनेगा। इसलिए इस वक्त ये बात बहुत ज़रूरी है कि इस बात को वाज़ेह किया जाए कि आसिया बीबी अगर खुद जाना चाहती हैं और अपनी वजूहात की बुनियाद से जाना चाहती हैं तो वो एक अलग बात है। अगर रियासत पाकिस्तान का ये मौक़िफ़ है कि वो उनको तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे सकते और वो जो है एक किसी डील के तहत या किसी और चीज़ के तहत पाकिस्तान की हुकूमत की तरफ से कहीं और भेजी जा रही हैं तो जाहिर है फिर उसमें जो आप बात कह रहे हैं उसके अंदर यकीनी तौर पर वज़न होगा। बहुत बहुत शुक्रिया मारिया सुल्तान साहिबा, दिफाई तज्ज़ियाकार हमारे साथ मौजूद थी। वज़ीर आज़म इमरान खान ने जो बैनुल-अक़वामी ज़राए इब्लाग़ को इंटरव्यूज़ दिए उस हवाले से गुफ्तगू के उनके चंद हिस्सों पे हमने आज गुफ्तगू की सरदार आसिफ अहमद अली साबिक़ वज़ीर ख़ारजा और मारिया सुल्तान साहिबा से। एक ब्रेक प्रोग्राम में शामिल करते हैं नाज़रीन, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। आज
थर कोल प्रोजेक्ट का इफ्तिताह कर दिया गया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने आज ये इफ्तिताह किया। इस मंसूबे के ज़रिए इब्तदाई तौर पर जो थर पोल का इफ्तिताह हुआ है, इस मंसूबे से 330 मेगावाट बिजली अभी फ़िलहाल हासिल होगी। इसमें मज़ीद इजाफा होता चला जाएगा ग्रेजुअली, और ये जो 330 मेगावाट बिजली है नेशनल ग्रिड में शामिल की जाएगी। और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने आज इसे बिलाशुबा एक कामयाबी करार दिया। और पाकिस्तान में जो एनर्जी की कमी है इस वक्त, जो तवानाई के मामलात में कमी का शिकार पाकिस्तान है, उसमें उस कमी को पूरा करने में इस प्रोजेक्ट के ज़रिए काफ़ी मदद मिलेगी। हमारे साथ मौजूद हैं इम्तियाज़ शेख साहब, सूबाई वज़ीर तवानाई हैं सिंध हुकूमत के। उनसे बात कर लेते हैं। इम्तियाज़ शेख साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जनाब। सर, ये फरमाइएगा कि अभी तो ये इब्तदाई तौर पर 330 मेगावाट है, ये टोटल जो मंसूबा है इसके कितनी बिजली हमें इससे मिलेगी? सबसे पहले तो जी मैं आपको और पाकिस्तान के अवाम को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि एक ऐसा तोहफा सिंध के अवाम ने पाकिस्तान के अवाम को दिया है, सिंध ने, जो कि मतलब पाकिस्तान की बिजली की जरूरियात भी पूरी करेगा और सस्ती बिजली देगा। और मैं समझता हूँ कि ये एनर्जी सिक्योरिटी है पाकिस्तान की, और अगर ये मतलब जैसे आगे बढ़ेगा तो मतलब इसकी मतलब कीमत जो भी इसकी बिजली की है वो कम होती जाएगी। आपने पूछा कि ये कितने मेगावाट का, ये 330 नहीं 660 मेगावाट का प्रोजेक्ट है एंग्रो पावर थर का, जो कि आज इसका बिलावल साहब ने इफ्तिताह किया। और टोटल ये जो ब्लॉक 2 है, ये थर के इलाके को 12 ब्लॉक्स में मतलब तकसीम किया गया है जहाँ कोयला है, और 12 ब्लॉक्स में से ये पहला ब्लॉक है जो ब्लॉक 2 कहते हैं इसको। तो यहाँ तकरीबन कोई 5000 मेगावाट के करीब बिजली पैदा होगी। 5 मंसूबे और पेंडिंग है जिस पर तेजी से काम चल रहा है, और मतलब दो साल के अंदर अंदर वो 4,500-5 हजार मेगावाट टोटल बिजली जो है वो मतलब नेशनल ग्रिड में जाएगी। तो ये मतलब थर की बिजली पर जो है नेशनल ग्रिड में 660 चली गई है, और बाकी जो है वो तकरीबन कोई 2020 तक के एंड तक एकदम बिजली चली जाएगी। मुख्तलिफ पावर प्लांट्स कंप्लीट हो जाएंगे और फिर उनकी बिजली भी नेशनल ग्रिड में जाएगी। अच्छा इम्तियाज़ शेख साहब, सिंध हुकूमत पे बहुत एतराज़ात होते हैं, बहुत शिकायत की जाती हैं, और लोगों मतलब जो बात आपके सियासी मुखालफीन करते हैं डिलीवरी के हवाले से, आज बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने भी कुछ इस हवाले से गुफ्तगू की थी। मैं ये जानना चाहूँगा कि दुनिया भर में कोयले से बिजली पैदा करने के जो प्लांट्स हैं वो अब बंद हो रहे हैं। चीन में भी बंद हो रहा है, दीगर जगहों पे भी बंद हो रहे हैं। आहिस्ता आहिस्ता उस पर रिलायंस कम से कम होता चला जा रहा है। हमारे यहाँ अब कोयले से जो बिजली पैदा की जाएगी, माहौलियात पे जो उसका असर होगा, माहौल पे जो उसका असर होगा, उस हवाले से कुछ आप लोगों ने देखा है इसको? जरा ये जो कंसेप्ट है ना कि जी बिजली की पैदावार उससे कोयले से कम हो रही है, ठीक है कम हो रही है, लेकिन दुनिया के कई ममालिक हैं, हमारा पड़ोसी मुल्क इंडिया, चाइना, ब्राजील, मतलब इवन जर्मनी और इवन मतलब बांग्लादेश, इस तरह की लंबी फहरिस्त है, नेपाल, जो जहाँ कोयले से बिजली पैदा हो रही है और मतलब बड़ी तादाद में हो रही है। और शुरू में जब भी मुल्कों में बिजली पैदा हुई तो कोयले से पैदा हुई, लेकिन उसके तरीकेकार है, और पाकिस्तान में इसका फुटप्रिंट जो है, कार्बन फुटप्रिंट बहुत कम है, इसलिए यहाँ कोई इस तरह कोई खतरा नहीं है। और लेकिन उसके साथ साथ अब इस तरह की इक्विपमेंट्स भी आ गए हैं, इस तरह की मशीनरी भी आ गई है जो कि इसको ऑटोमेटिक भी कम करती है, जो मतलब एनवायरमेंटल हैजर्ड्स हैं इसके खत्म करती है। और प्लस उसके साथ साथ 1 मिलियन ट्रीज हमने थर में लगाने का प्रोग्राम बनाया, जिसमें 4 से 5 लाख दरख्त लग भी चुके हैं, और ये मतलब पूरे मुल्क में इसके साथ वो भी करेंगे मतलब। और दूसरी बात ये कि अब ऐसा अभी तक ऐसा कोई मतलब हमारे पास कोई बहुत बड़े प्लांट्स के हैं नहीं, और न ही हमें कोई खतरा एनवायरमेंट का। और इसको एनवायरमेंटल जो हमारी एजेंसियां हैं, सीपा है जिसको सिंध में जिसको कहते हैं, उन्होंने सर्टिफाई किया हुआ है, उनके मतलब चीजें हैं, क्योंकि हम सिग्नेटरी हैं मतलब इंटरनेशनल मुआहिदों के एनवायरमेंट के, तो हम इस तरह का काम कैसे कर सकते हैं। और ये मतलब दुनिया की जो बाकी इदारे हैं उनकी तरफ से भी ये इस पे वॉच है, और हमारा कार्बन फुटप्रिंट अभी तक इतना नहीं है कि इस पे कोई तफ्शीश की जा सके, लेकिन बहरहाल हम वो तमाम तदाबीर भी करेंगे जो कि एनवायरमेंट को बेहतर कर सकें और कोयले के निस्सात को कम कर सकें। दूसरी बात, आपने एक बात की थी जो बिलावल साहब ने गुड गवर्नेंस की बात की और मंसूबों की बात की। देखिए जी, ये सिंध हुकूमत का एक फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है, स्टार प्रोजेक्ट है हमारा,
और ये बड़ी मुखालफतों के बावजूद एक कामयाब प्रोजेक्ट है। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का, पाकिस्तान के सबसे बड़ी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का मुआहदा इसी का एंग्रो और सिंध गवर्नमेंट का है। और जिस तरह आज इकोनॉमिस्ट ने भी, जिस तरह आज बिलावल साहब ने तकरीर में कहा कि इकोनॉमिस्ट ने भी जो दुनिया के जो एशिया के जो मुल्कों की लिस्ट दी है उसमें 6ठे नंबर पर है, जो कि बेहतरीन अंदाज में है। अब ये तो सिर्फ एक प्रोपेगेंडा है जो चलता है। हमारे आप रोड, अगर आप कभी गए हो वहाँ थर, तो बाय रोड जाएं आप जरूर। जी। आप जाएंगे रोड तक, रोडों की क्वालिटी देखें, आप रोडों के आप जाल देखें, रोडों के ब्रिजेस के जाल देखें जो कि सिंध गवर्नमेंट ने बनाई है। NICVT का प्रोजेक्ट जो है हेल्थ के हवाले से, उस जैसा को प्रोजेक्ट पाकिस्तान में को बता तो सके हमें कौन सा प्रोजेक्ट है। तो ये एक कंसेप्ट है, मतलब लोगों की मीडिया ट्रायल है कि जी कोई प्रोजेक्ट नहीं है। सिंध गवर्नमेंट के बहुत बेहतरीन प्रोजेक्ट है और ये मतलब हमारा स्टार प्रोजेक्ट है जो कि दुनिया के लोग थे और मतलब दुनिया के इसमें CPEC भी इन्वॉल्व है। चाइनीज एम्बेसडर खुद काउंसिल जनरल वहाँ बैठे थे, एम्बेसडर भी वहाँ होकर आ गए हैं। ब्लॉक 1 पे काम शुरू हो गया है, वहाँ भी शंघाई इलेक्ट्रिक काम कर रही है जो कि 1360 मेगावाट बिजली घर वहाँ लगेगा आने वाले सालों में। तो यहाँ बहुत काम होना है। ट्रेन के लिए हम कोशिश कर रहे हैं कि इस कोयले की ट्रांसपोर्टेशन के जरिए हो, पटड़ी जो हमारी नेशनल लाइन है, मेन लाइन है, उसके साथ उसको कनेक्ट किया जाए। तो इस पर बहुत काम होना है और पाकिस्तान को ज़रिए मुबादला की जो जरूरत है वो भी पूरी होगी। फरागत वो मतलब वैसे ही हम डॉलरों के पीछे हैं, दुनिया जहां से मांग के पूरे करने की कोशिश कर रहे हैं। 15 से 20 बिलियन डॉलर सालाना बचत की उम्मीद तवक्को की जा सकती है, जो कि अगर तेल से हटा के कोयले पे थर कोल पे रखा जाए। एक तो इंडिजीनियस है, लोकल है, जो कि मतलब उसमें कोई मसला नहीं है, और दूसरा उसमें ज़रिए मुबादला की बचत है। बहुत बहुत शुक्रिया इम्तियाज़ शेख साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ मौजूद थे। तफसीलन थरकोल प्रोजेक्ट के हवाले से जो बिजली जारी है, जो ये मंसूबा है और जो पाकिस्तान की तवानाई की ज़रूरियात हैं उसके हवाले से अपना मौक़िफ़ दे रहे थे। उनका कहना ये है कि इस प्रोजेक्ट के ज़रिए पूरे पाकिस्तान में जो इस वक्त तवानाई के मसाइल हैं उसमें हल करने में मदद मिलेगी, साथ में ही ज़रिए मुबादला के जो ज़खायर हैं उसमें भी इजाफ़ा होगा, क्योंकि पाकिस्तान जो इम्पोर्ट करता है फर्नेस ऑयल उसके ऊपर भी पाकिस्तान का ठीक ठाक ज़रिए मुबादला काफ़ी हद तक खर्च होता है, उसके अंदर कमी आएगी अगर इस प्रोजेक्ट से फ़ायदा उठाया जाएगा। हमारे साथ अब मौजूद हैं डॉक्टर सलमान शाह, साबिक वज़ीर ख़जाना। उनसे बात करते हैं, थरकोल प्रोजेक्ट के हवाले से भी उनसे बात करेंगे और IMF और FATF के जो मामला चल रहे हैं, जो पाकिस्तान की मईशत है, उस हवाले से भी बात करेंगे। सलमान शाह साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सलमान शाह साहब, ये फरमाइएगा कि मैंने इम्तियाज़ शेख साहब से भी यही सवाल किया था, आपसे भी इसी सवाल से इब्तिदा में कर लेता हूँ कि जो थरकोल प्रोजेक्ट है इसमें कोई शक नहीं है कि उससे बिजली भी पैदा हो रही है और एनर्जी की जो ज़रूरियात हैं पाकिस्तान की वो भी काफ़ी हद तक उससे पूरी हो जाएंगी, लेकिन इन्वायरमेंट पे जो उसके असरात पड़ेंगे, क्या ये इन्वायरमेंट फ्रेंडली होगा? क्योंकि पूरी दुनिया में तो अब कोयले से बिजली नहीं बन रही। जी देखें, एक बात तो बड़ी क्लियर है कि हमारे ज़रिए मुबादला के ज़खायर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये डोमेस्टिक बिजली होगी, इधर से हमें डॉलर्स में पेमेंट नहीं करनी पड़ेगी और ये एक बहुत बड़ा पॉजिटिव चीज़ है, क्योंकि पाकिस्तान में आपको पता है कि हमारी 80% जो एनर्जी है वो इम्पोर्टेड एनर्जी है। सो जिस हद तक हम डोमेस्टिक एनर्जी लाएंगे, कोल है, वो हमारे पास अपनी गैस है, हमारे पास पानी है, सूरज है, विंड है, ये चीज़ें अगर हम इस्तेमाल करेंगे तो वो पाकिस्तान की इकॉनमी को मुस्तहकम करेगी। अब दूसरी बात जो आपने एनवायरनमेंट की बात की है, आई थिंक इसमें डेफिनेटली एक एलिमेंट है कि हमें अपनी एनवायरनमेंट को भी प्रोटेक्ट करना है और उसमें जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है कोयले की, उसमें खासी हद तक पोल्यूशन और पोल्यूटेंट्स को कंट्रोल करने की अब टेक्नोलॉजी आ गई है और पाकिस्तान को हर कीमत पे टेक्नोलॉजी ऐसी लानी चाहिए जिससे मिनिमम इम्पैक्ट हो एनवायरनमेंट पे, और वो आजकल की दुनिया में वो हो सकता है कि आप इसको कोयले को इस्तेमाल भी करें और एनवायरनमेंट पे भी उसका इम्पैक्ट मिनिमाइज करें। ठीक ठीक।
अच्छा सर, अब मुआशी सूरत हाल के हवाले से हमने बात की, तो पाकिस्तान की ज़रूरत तो है। अब जो ये प्रोजेक्ट बना है, जब ये बन रहा था, जब इसके बारे में पता चला था, तो उस वक्त कहा यह गया था कि इससे इतनी बिजली पैदा होगी कि पाकिस्तान की अगले 50 साल की ज़रूरियात पूरी हो जाएंगी, बिजली सरप्लस हो जाएगी, पाकिस्तान एनर्जी एक्सपोर्टर्स में आ जाएगा, बिजली को एक्सपोर्ट करेगा। क्या अभी भी ये जब कोयला अब बाकायदा उसको किया जा रहा है, कन्वर्ट किया जा रहा है, बिजली बनाई जा रही है, तो अब भी क्या वो दावा अभी तक कायम है, उसको समझा जा सकता है? हाँ, ये तो अब आई थिंक डेवलपमेंट कंपनीज जो हैं उन पे डिपेंडेंट होगा कि वो कितनी कंपेटिटिवली बिजली बनाते हैं। अब डिवैल्यूएशन होने की वजह से तो एक किस्म का हमें फ़ायदा हो गया है कि थार कोल क्योंकि डोमेस्टिक है तो इसकी कीमत ऊपर नहीं जाएगी। अगर दूसरे एनर्जीज़ जो हैं जो डॉलर्स में हम ख़रीदते थे, ज़ाहिर है कि जब डॉलर महंगा होगा तो वो एनर्जी भी महंगी होगी। सो एक एडवांटेज थर को ऑलरेडी मिल चुका है और वो डिवैल्यूएशन की वजह से मिल गया है। अब वहाँ पे ज़खायर इतने बड़े हैं माशाल्लाह से कि वो वाकई पाकिस्तान की ज़रूरियात पूरी कर सकते हैं और हमें चाहिए कि हमारी जो कंपनीज़ हैं वहाँ पे ओपन अप किया जाए, कंपटीशन थोड़ा सा लाया जाए। अभी एंग्रो ने सिंध में काम किया है, दूसरी कंपनीज़ को भी लाने की ज़रूरत है और इसको बड़े वसी पैमाने पे करना चाहिए क्योंकि पूरे पाकिस्तान की डिमांड पूरी हो सकती है इस बिजली से। सो आई थिंक उधर जब ओपन अप करेंगे और ज़्यादा कंपटीशन कराएंगे तो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट वहाँ पे अगर होगा तो फिर पाकिस्तान को इसका बहुत फ़ायदा हो सकता है। सो आई थिंक कि ये अब उस डायरेक्शन में जाना चाहिए कि पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज़ में भी रिसर्च होनी चाहिए कि थर कोल को हम कैसे और किन किन चीज़ों में इस्तेमाल कर सकते हैं। और आई थिंक कि ये रिसर्च कभी पाकिस्तान में पहले नहीं हुई, ये जर्मनी और साउथ अफ्रीका वगैरह में इस्तेमाल होती है कि कोयले से आप फर्टिलाइज़र भी बना सकते हैं, कोयले से आप गैस भी बना सकते हैं और कोयले से आप इवन डीज़ल भी बना सकते हैं। सो ये चीज़ों के ऊपर हमें बहुत तहकीक करनी चाहिए और अब ये जो कोल इंडस्ट्री है इसके इर्द गिर्द हमें पूरा एक इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट का, ताकि इसमें इम्प्रूवमेंट्स हम खुद लाएँ एज ए नेशन, ताकि हमें इम्पोर्टेड टेक्नोलॉजी की भी ज़रूरत ना रहे। सो आई थिंक कि ये एक बड़ा ही इम्पॉर्टेंट प्रोजेक्ट है पाकिस्तान के लिए और इसको पूरा इसका फ़ायदा उस वक्त होगा जब हम इसकी तहकीक भी करेंगे, इसकी टेक्नोलॉजी को भी अंडरस्टैंड करेंगे, मशीन्स भी बनाएंगे, जनरेटर्स भी बनाएंगे और पूरा एक पैराफिनेलिया जो है पावर सेक्टर का यहाँ खड़ा करेंगे। ठीक है सलमान शाह साहब, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। एक ब्रेक पे हम जाएंगे, ब्रेक के बाद हम जो पाकिस्तान की इस वक्त मुआशी सूरत हाल है उसके हवाले से सलमान शाह साहब से बात करेंगे कि इस मुआशी सूरत हाल, ये मईशत जो गिरती जा रही है। आज IMF की सरबराह की तरफ से भी कुछ इसी तरह का बयान आया है कि पाकिस्तान अगर IMF के प्रोग्राम में नहीं जाता तो सूरत हाल क्या होगी। एक ब्रेक के बाद डॉक्टर सलमान शाह से इस हवाले से मज़ीद गुफ्तगू करेंगे। पाकिस्तान की मईशत के हवाले से बड़ी कन्फ्यूजन है। कन्फ्यूजन ये है कि वज़ीर ख़जाना ये फरमाते हैं कि पाकिस्तान की मईशत ICU से निकल गई है, लेकिन फिर साथ ही ये भी कहते हैं कि 2 साल तक कड़वी गोली खानी पड़ेगी, कड़वे घूंट पीना पड़ेंगे। फिर उसके बाद जो हुकूमती जमात है उसके रहनुमा आवाम को 2 के बजाय 1 रोटी खाने का मशवरा देते हैं। IMF के साथ मामलात हम अपनी शराइत पे तय कर रहे हैं या IMF की शराइत पे तय कर रहे हैं। अगर हम अपनी शराइत पे मामलात तय कर रहे हैं तो फिर डॉलर का रेट क्यों बढ़ रहा है और महंगाई क्यों हो रही है, ये तमाम मामलात हैं। डॉक्टर सलमान शाह साहब, ये फरमाइएगा कि अब इस कन्फ्यूजन का क्या इलाज है, हकीकत क्या है? क्या वाकईतन IMF हमें हमारी शराइत पे कर्जा देने जा रहा है? नहीं, आई थिंक वो शराइत होंगी जिसकी वजह से इकॉनमी ठीक हो सके
और इकॉनमी में बहुत मुश्किलात भी हैं और हमें पता है कि उसमें खामियां भी बड़ी हैं, उसमें इम्बैलेंसेस बहुत ज़्यादा हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि हमारी एक्सपोर्ट्स जो हैं वो बहुत कम हैं, इंपोर्ट्स हमारी बहुत ज़्यादा हैं, फिर हमारे कर्ज़े बहुत ज़्यादा हैं, उसके साथ साथ हमारी आबादी बहुत बड़ी है, बहुत यंग लोग हैं जिनको रोज़गार के मौके भी चाहिए, फिर हमारी लोकेशन की वजह से हमें सीपैक भी चाहिए और कनेक्टिविटी के भी हम सेंटर बन सकते हैं। तो बहुत सी चीज़ें हैं जो एक रियलिटी है पाकिस्तान की। उसमें ये ज़रूर है कि पाकिस्तान की इकॉनमी जो है वो बहुत बेहतर हो सकती है और IMF का प्रोग्राम एक हिस्सा होगा उस बेहतरी का। उस प्रोग्राम के साथ साथ हमें और भी बाकी बहुत से काम करने पड़ेंगे। मसलन अगर हमारे पास 1500 अरब का गर्दिशी कर्जा बन गया है तो वो क्यों बना है? वो बना इसलिए है कि आपका बिजली का निज़ाम, और अब तो गैस में भी यही मसला आने वाला है, तो गैस का निज़ाम, बिजली का निज़ाम जो है वो बड़ा फरसूदा हो चुका है और वो काम नहीं कर रहा। उसमें उसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा है और उसकी जो कस्टमर से वो कॉस्ट बर्दाश्त नहीं की जा सकती, जिसकी वजह से गर्दिशी कर्ज़े भी बन रहे हैं, जिसकी वजह से चोरी बहुत ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से बिल जो हैं वो कलेक्ट नहीं हो सकते और पूरा निज़ाम जो है वो ख़राब हो चुका है। और एक चीज़ उसमें है बड़ी हया कि वो निज़ाम जो है वो चलता है इस्लामाबाद से, एक मिनिस्ट्री में वो निज़ाम सारा चल रहा है, उसका मार्केट से कोई तल्लक नहीं है, कोई पावर मार्केट नहीं बनाई हमने, ना हमने गैस मार्केट बनाई है, ना हमने उसमें कोई कंपटीशन पैदा किया। अगर बेशुमार प्रोड्यूसर्स होते जो कम्पीट कर रहे होते तो आज हमारी बिजली बहुत सस्ती होती, आज हमारी गैस भी सस्ती होती और हमारी इंडस्ट्री भी चल रही होती। सो सबसे बड़ा मसला जो है वो बिजली का और एनर्जी का है। उसके साथ साथ आपको पता है कि हमारे जो मालियाती खसारा है वो तकरीबन अगर सारी चीज़ें बीच में डाली जाएं तो वो तो 7-8% बन जाता है और इतना बड़ा खसारा लेके अगर आप जाएंगे तो इकॉनमी नहीं चल सकती। उस खसारे को कम करने के लिए आपको अपने अखराजात जो हैं वो भी रैशनलाइज करने हैं और आपने अपनी रेवेन्यूज़ को भी ठीक करना है और FBR को भी ठीक करना है। यानी कि FBR भी ठीक होगी और प्लानिंग कमीशन भी ठीक होगी और गवर्नमेंट के इदारे जो खर्चा करते हैं वो भी ठीक करने पड़ेंगे और एफिशिएंट करने पड़ेंगे। सो बेशुमार हमें रिफॉर्म्स करने की ज़रूरत है और वो चीज़ें जो हैं वो उसके ऊपर हमारा फोकस होना चाहिए। सियासी बयानबाजी जो है वो तो नहीं काम करेगी। सियासी बयानबाजी से तो आप देखें वो स्टॉक मार्केट में शदीद मंदी हो गई है, बहुत से लोगों को बहुत नुकसान हो रहा है और वो इसीलिए हो रहा है क्योंकि हमारी हुकूमत इस वक्त कम्युनिकेट नहीं कर पा रही कि वो मसले का हल क्या निकाल रहे हैं। उन्होंने मसला आइडेंटिफाई तो कर लिया है, अब उसका ये हल है और उसके लिए वो ये काम कर रहे हैं, वो सामने आने चाहिए और नज़र भी आने चाहिए। रिफॉर्म्स नज़र आनी चाहिए, सारी कौम को पता लगेगा। जब बिजली चोरी ख़त्म हो जाएगी तो सारी कौम को पता होगा, जब बिजली सस्ती होगी सारी कौम को पता होगा, अच्छी बिलिंग ठीक होगी, दुरुस्त होगी तो लोगों को पता लग जाएगा। सो वो निज़ाम जो है उसको ठीक करने के लिए हुकूमत को ऑर्गेनाइज़ करना पड़ेगा अपने आप को और महारत के साथ ये काम करने पड़ेंगे और जितनी जल्दी हो सके ये काम करने। अगर हम बातचीत ही करते रहेंगे और उसी में ही रहेंगे और काम नहीं होगा तो जाहिर है कि मार्केट जो है वो उसको बड़ी नेगेटिवली लेगी और स्टॉक मार्केट भी इसी तरह नीचे की तरफ चलती जा रही है। हालांकि पाकिस्तान में बहुत अच्छा पोटेंशियल है, पाकिस्तान एक उभरती हुई मईशत बन सकता है और जिस किस्म की उसकी नौजवान आबादी है, जिस किस्म की यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ हैं, ये सारी चीज़ें अगर हम सिस्टमेटिक तरीके से जाएं तो बहुत पाकिस्तान तरक्की कर सकता है। इनफैक्ट एशिया में सबसे ज़्यादा इकोनॉमिक ग्रोथ पाकिस्तान में हो सकती है, बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। डॉक्टर साहब आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, पाकिस्तान में पोटेंशियल बहुत है, लेकिन फ्लॉ किधर है? कहाँ वो चीज़ है जो अभी तक गुज़श्ता 20 सालों को ही अगर हम ले लें तो गुज़श्ता 20 सालों में वो आइडेंटिफाई नहीं हो पाया कि हमने क्या करना है कि उस पोटेंशियल से हम फ़ायदा उठा सकें। अभी तक वो फ़ायदा हम नहीं उठा पा रहे। देखें गवर्नेंस है ना, हमारी गवर्नेंस बहुत ख़राब है, अदारे बहुत ख़राब हैं
और उसके पीछे हमारे कानून बहुत ख़राब हैं। हमारे कानून इस तरह के बन चुके हैं कि हर कदम पे बिज़नेस करने में दुश्वारी क्रिएट होती है, सुर्ख फीता बहुत ज़्यादा है, हर काम कराने के लिए रिश्वत देनी पड़ती है। जो आप चीज़ें पाकिस्तान में बना सकते हैं उन पे ड्यूटीज़ लगती हैं, उन पे टैक्सेस लगते हैं, उनमें खासी डिस्टॉर्शंस पैदा की जाती हैं और पाकिस्तान आलमी मंडी में जाने के काबिल नहीं रहा। इस वक्त आपकी जो कंपेटिटिवनेस इंडिकेटर्स हैं उनसे तो लगता है कि आप अफ्रीका के किसी मुल्क की जिस किस्म की मैनेजमेंट है उस मैनेजमेंट लेवल पे हैं और ये पिछले 10 साल से ये लेवल चल रही है। और दूसरी दुनिया के ममालिक बेशुमार रिफॉर्म्स करते हैं और उस रिफॉर्म्स के तहत वो अपनी हालत बड़ी बेहतर कर लेते हैं। पाकिस्तान में भी वो पोटेंशियल है और कई ये रिफॉर्म्स जो हैं जिसको हम डीरेगुलेशन भी कह सकते हैं, वो करने से इन्वेस्टमेंट का पहिया चल पड़ेगा, ट्रांजैक्शंस का पहिया चल पड़ेगा और इकॉनमी में जॉब्स क्रिएट होने शुरू हो जाएंगे। सो आई थिंक इस वक्त हमारा जो निज़ाम है वो जकड़ रहा है हर चीज़ को और उसकी बैकबोन जो है वो कानून है जो बहुत बगैर सोचे समझे यहाँ बनाए गए हैं या डिलिबरेटली बनाए गए हैं कि बिज़नेस जो है वो पाकिस्तान में फ्लरिश ना कर सके। सो आई थिंक कि डीरेगुलेशन करना, निज़ाम को आसान करना और बिज़नेस के लिए अच्छी इन्वायरमेंट क्रिएट करना, इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करना, ये चीज़ें हैं जो करने के लिए हैं और उसमें मेहनत करनी पड़ती है। ऑब्वियसली कुछ चीज़ें हैं जो आप साइन करेंगे तो ठीक हो जाएंगी, कुछ चीज़ें हैं जिस पे आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी इससे पेशतर कि वो ठीक हो। आपको ट्रेनिंग करनी पड़ेगी, कैपेसिटी बढ़ानी पड़ेगी, ऐसे काम भी करने पड़ेंगे नए। अच्छा डॉक्टर साहब, कदा कलामी की माजरत, आखिर में मुख्तसरन मेरे पास वक्त कम है, मुख्तसरन ये फरमा दीजिएगा कि जो ये कहा जा रहा है आवाम से, ये कम्युनिकेट आवाम को किया जा रहा है कि मौजूदा मुश्किल घड़ी को गुजार लें, 2 साल या 2.5 साल बाद सूरत हाल बेहतर हो जाएगी, तो क्या आवाम को 2-2.5 साल बाद ही सही आपको उम्मीद है कि रिलीफ मिल जाएगा जो मौजूदा हुकूमत की पॉलिसीज़ हैं उनको देखते हुए? आई थिंक देखें, इरादे तो हुकूमत के बड़े अच्छे हैं लेकिन पॉलिसीज़ अभी नज़र नहीं आ रही। पॉलिसीज़ तो जब वो बनेंगी और सामने आएंगी तो उससे पता लगेगा ना। IMF के साथ जब आपका मायदा होगा तो फिर पता लगेगा कि उस मायदे में क्या है और उसके साथ साथ अगर मायदे के साथ एक आपने रिफॉर्म एजेंडा भी बनाया और उसमें भी आप पॉलिसीज़ को स्पेल आउट करते हैं तो फिर पता लगेगा कि हुकूमत क्या करने जा रही है। और अवाम तो बिल्कुल ज़ाहिर है कि वो सपोर्ट करेंगे कि अगर आप हालात बेहतर कर सकते हैं और उनका मुस्तकबिल में अच्छी नौकरियां भी मिलेंगी और रोज़गार के मौके जो हैं जो इस वक्त बिल्कुल स्टॉप हुए हुए हैं वो बनेंगे, कीमतें कंट्रोल होंगी, तो ज़ाहिर है कि लोग तो यही चाहेंगे। और लोगों को ये भी पता है कि हालात जो हैं इस वक्त इकॉनमी के ठीक नहीं हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि एक डायरेक्शन अच्छी होनी चाहिए और वो डायरेक्शन अगर हुकूमत कम्युनिकेट कर सकती है सही तरीके से तो वो सियासत करने से नहीं होगी, बट एक कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर सलमान शाह साहब हमारे साथ मौजूद थे, तफसीलन पाकिस्तान की मुआशी सूरत हाल के हवाले से गुफ्तगू। आज के प्रोग्राम से नाज़रीन हमें इजाज़त दीजिए, कल दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। खुदा हाफिज़।